हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आ चुकी है आप लोगों के लिए शादी एक पनिशमेंट का न्यू एपिसोड। इस वक्त नारा जो कि अपने कमरे में थी, वहीं इंद्रा जो कि इस वक्त काफी ज्यादा मायूस हो चुकी थी क्योंकि उसकी दाल यहाँ पर गली नहीं थी। वैसे तो सबको शक हो गया था नारा के ऊपर, लेकिन जिस तरह से अंश ने बातें की थी, सबका ध्यान इस वक्त नारा की चोरी से ज्यादा अंश की सपोर्ट पर था। वहीं जयचंद्र भी खुश होकर के सावित्री जी से कहते हैं, हमें खुशी है कि हमारा पोता थोड़ा बहुत तो बदल रहा है कम से कम। सावित्री जी इस बात पर स्माइल करते हुए कहती हैं, शायद वो भी हमारी तरह से नारा को समझने लगा है, और अच्छा तो है, कम से कम उसकी जिंदगी में कोई तो आ रहा है। मैं इस वक्त अंश जो कि अपने ऑफिस में जा चुके थे और अपने लैपटॉप पर वो काम कर रहे थे। इसी तरह से वक्त बीत रहा था और लगभग शाम के अब 3:30 बज चुके थे। वही 3 लोग जो कि अंदर की तरफ आने की परमिशन मांगते हैं, अंश ने भी अपने हाथों का इशारा दिखा करके उन तीनों को अंदर आने की परमिशन दे दी थी। पीछे से क्रिश भी अपने हाथों में कुछ फाइल्स लिए अंदर की तरफ भाग कर आता है और अंश के बगल में खड़े होते हुए थोड़ा हाँफते हुए कहता है, सर ये लोग गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, इन लोगों को कुछ कंप्लेंट्स मिली थी, इसी वजह से ये लोग आपसे अपॉइंटमेंट। अंश अपना हाथ दिखाते हुए कहते हैं, अपॉइंटमेंट देते वक्त मैंने रीजन पढ़ा था क्रिश, और जब गलती नहीं होती है तो इतना घबराना नहीं चाहिए। कम ऑन, स्टैंड स्ट्रिक्टली। वही वो तीनों अंदर आकर के हल्का हल्का अपना सिर झुकाते हैं और अंश जो आराम से अपने चेयर पर लीन होते हुए कहते हैं, क्या बात है, आजकल गवर्नमेंट भी अपना काम करने लगी ठीक से। उसमें से एक आदमी जो कि काफी अधेड़ उम्र का लग रहा था, वो जा करके जल्दी से अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, अरे सर बस आपकी कृपा है, काम करने का मौका मिल रहा है तो कर ले रहे हैं, और फिर आपने तो खुद ही हमें आने के लिए परमिशन दे ही दिया था, अगर आप मना करते तो हम यहाँ नहीं आते सर। ये सुनता ही अंश एक बार कृष की तरफ देखते हैं और फिर सामने की तरफ देखकर कहते हैं, नहीं, ऐसा करने की तो कभी गलती मत करेगा, मेरी गलती छुपाना मेरी आदत नहीं है। हाँ, अगर मुझसे गलती होती है तो आप लोग पकड़ लीजिए उसे। जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो इस वक्त बातें कर रहे थे, 2 आदमी तो हंस रहे थे, लेकिन उसमें से एक जो कि फीमेल थी, वो बस अंश को ही देखे जा रही थी और धीरे से अपने आप से कहती है, ये अब तक नहीं बदले मिस्टर अंश मल्होत्रा। लेकिन फिर वो खुद को ही समझाते हुए कहती है, यहाँ तुम काम से आए हो, इमोशनल ड्रामा के लिए ना तो तुम्हारे पास वक्त है और ना ही इसकी कोई जगह है। अगर काम ठीक से नहीं हुआ तो सम्राट मल्होत्रा मेरा जीना हराम कर देंगे। अब तीनों आकर के अंश के ठीक सामने बैठ चुके थे अपने अपने चेयर्स पर। वहीं मिस्टर घोसला जो कि फाइल को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, सर इस पे आपका साइन चाहिए था। अंश कृष की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और कृष ने उनके हाथों में पेन थमा दिया था। अभी वो जैसे ही पेन को खोल करके उस पर साइन करते, उससे पहले मिस्टर घोसला जो कहते हैं, सर एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट सर, पर इसकी आपको ऐसे कोई खास जरूरत नहीं है। मेरा मतलब ये है ना कि अगर आपने इसमें साइन कर दिया तो आपको 2-3 दिन के लिए अपना होटल खाली करवाना पड़ेगा इंस्पेक्शन के लिए। और सर हमें तो लगता है ना ये पक्का कोई फॉल्स कंप्लेन है, आपके होटल को लेकर के हमें तो कोई शिकायत नहीं होती है। अब जिसने शिकायत की है वो थोड़ा सा पार्टी मतलब उसकी बड़ी है सर, तो इस वजह से आ गया गवर्नमेंट की तरफ से ये कंप्लेन लेटर। अब इसके लिए इंस्पेक्शन करना है तो अंशु कहते हैं, आप सीधा सीधा बोलिए कहना क्या चाहते हैं, मैं कर तो रहा हूँ साइन। इस बात पर वो आदमी जो कहता है, सर इसकी जरूरत नहीं है, आप ले दे करके मामला सेट कर लीजिए तो फिर। पहले तो अंश ये सुनकर के हल्का सा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाए थे, जिससे वो तीनों काफी रिलैक्स होकर के बैठ जाते हैं और समझ जाते हैं कि अब ये डील तो फाइनल हो ही जाएगी। लेकिन अंश जो कि आराम से अपने चेहरे पर स्माइल लिए उन तीनों को घूरते हुए कहते हैं, आप तीनों गवर्नमेंट के ऑफिसर है ना, और आप मिस्टर घोसला आप तो रिटायर्ड होने वाले हैं। ये सुन करके वो जल्दी जल्दी अपना सर हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ सर, बस कुछ महीनों की और ड्यूटी है, उसके बाद से बस घर पर आराम से बैठेंगे। अंश हंसते हुए कहते हैं, घर पर ही बैठने का इरादा है या फिर जेल जाने में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ना आपको, क्योंकि आप बातें कुछ ऐसे ही कर रहे हैं जेल जाने वाली। खामखा अपने आप को मुसीबत में मत डालिए, इंस्पेक्शन के लिए मैं खुद आपको अथॉरिटी दे रहा हूँ। ये बोल करके उन्होंने पेपर पर साइन कर दिया था। वही एंड्रिया जो मन में सोचते हैं, बेचारे अंश मल्होत्रा, इन्हें तो खुद नहीं पता है कि इनके अपने भाई ने कंप्लेन फाइल की है। वही अब सब लोग खड़े हो गए थे और तीनों एक एक करके अंश से हाथ मिलाते हैं। अब फाइनली बारी एंड्रिया की आई थी और वो भी धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ा करके अंश की तरफ करती है और धीरे से कहती है, हेलो सर, प्लीज टू मीट यू। अंश ने जैसे उसके साथ हैंडशेक किया था, न जाने कि उनके दिमाग में थोड़ा सा दर्द उठने लगता है, जैसे
पुरानी कुछ बातें उनके दिमाग में दोबारा से चलना शुरू हो गई हों। और जैसे उस लड़की की आवाज़ अंश ने सुनी थी, बहुत सारी आवाज़ एक साथ अंश को परेशान करने लगती है, जैसे कोई स्पीकर उनके कानों के पीछे बजा रहा हो। वो एक बार एंड्रिया की आंखों में ध्यान से देखते हैं और फिर उसका हाथ देर से छोड़ते हुए कहते हैं, एंड्रिया। क्रिश अंश के शोल्डर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, सर आर यू ओके? अंश रोके अपने सर को जोर से पकड़ते हुए कहते हैं, आई एम फाइन, पानी दो मुझे। और वो अपने कैबिन के ड्रॉर में रखे कुछ दवाइयों को निकाल कर एक एक टैबलेट्स उसे खाना शुरू कर दिए थे। ये देख करके क्रिश थोड़ा हैरान होकर पूछता है, सर आप दवाई एक बार चेक तो कर लीजिए सर, एक्सपायर तो नहीं? अंश अपना हाथ दिखाते हुए कहते हैं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, और हाँ इसके बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। एंड्रिया की चाल ढाल से न जाने क्यों अंश को कुछ याद आ रहा था, मगर वो इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाह रहे थे। वो आवाज़ बिल्कुल सिमिलर थी उस पुराने 2 साल पहले की आवाज़ के साथ। अब अंश ने एंड्रिया का कभी चेहरा तो पूरी तरह से देखा नहीं था, लेकिन उसकी आंखें भी अंश को बहुत कुछ याद दिला रही थी। लेकिन वो इन सारी बातों को अपने दिमाग से निकालते हुए अपने सामने रखे कुछ फाइल्स को चेक करने लगते हैं और साथ ही उस पर साइन भी करना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ एक बहाना था अंश जो कि अपने आप को काम में बिजी रखना चाह रहे थे। अब इसी तरह से धीरे धीरे रात होने लगी थी। एक तरफ अनु जो एक्स्ट्रा एक्साइटेड थी, वहीं दूसरी तरफ नायरा के शरीर में हल्का सा भी हलचल नहीं महसूस हो रहा था। वो बस एक जगह पर अपने सिर को अपने घुटनों पर टिकाए हुए बैठी हुई थी। अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। पूरा मेंशन गोल्डन वार्म लाइट्स में चमक रहा था। गेट से लेकर फ्रंट कोर्ट यार्ड तक सब जगह एक ग्रैंड और लग्जूरियस शादी का माहौल बन चुका था। दरवाजों के दोनों तरफ सफेद और पीच रंग के फूल लटके हुए थे। ऊपर से एक बड़ा सा फूलों का गेट जिसमें से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। जमीन पर रेड और गोल्डन बॉर्डर वाला कारपेट बिछा हुआ था। दोनों तरफ बड़े बड़े ब्रास के दीपक जिसमें हल्का हल्का फ्लेम जल रहा था। बीच में एक बड़ा सा स्टेज भी तैयार किया गया था और साथ ही ऊपर बड़े बड़े क्रिस्टल शैंडल लगाए गए थे जो कि उस माहौल को और ज्यादा रॉयल बना रहे थे। वही मंडप जिसे पूरी तरह से क्रीम और गोल्डन थीम का बनाया गया था। लगे आसपास के 4 पिलर्स जो कि प्रॉपरली रोज के फ्लावर से सजाए गए थे। साथ ही बीच में प्योर ब्रास का हवन कुंड था जो कि प्रॉपरली ग्लो कर रहा था। किचन स्टाफ ट्रे में स्टार्टर्स ले जा रहे थे। इवेंट मैनेजर जो कि वॉकी टॉकी में सारे इंस्ट्रक्शन बॉडीगार्ड्स को दिए जा रहे थे और आसपास की सिक्योरिटी जो काफी हद तक टाइट थी। एक तरफ अनु को सजाने के लिए स्टाफ उसे बुलाने के लिए आ गए थे और अनु काफी एक्साइटेड होकर फोन पर बातें करते करते रेडी रूम की तरफ जाने लगी थी। वही वो एक स्टाफ से पूछती है, ऐसे नायरा को कोई नहीं बुलाया? उसे भी तो तैयार करना है ना? ये सुनकर वो स्टाफ जो कहती है, हमें तो सिर्फ आपको बुलाने का ऑर्डर मिला है, फिलहाल आपको ही तैयार करना है, उन्हें उनके रूम में तैयार कर दिया जाएगा। वहीं इस वक्त एक लड़की जो कि नायरा के रूम के ठीक बाहर खड़ी थी और वो किसी को बुलाते हुए कहती है, मैं रूम के बाहर तो आ चुकी हूँ लेकिन शायद ये रूम लॉक्ड है, मुझे अंदर जाने की परमिशन नहीं है, क्या मैं दरवाज़ा नॉक करूँ? उसके ब्लूटूथ पर कोई आवाज़ आती है, नॉक किए बिना तुम्हें लगता है कि तुम अंदर जा सकती हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है? जल्दी जाओ, मुझे किसी भी काम में देरी पसंद नहीं है। और हाँ, इस बार अगर तुमने काम ठीक से नहीं किया ना एंड्रिया, तो समझ लेना कि तुम्हारी ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली है। एंड्रिया जो अपने ब्लूटूथ को अपने हाथ से अपने कानों से निकालते हुए कहती है, हर बार बस ऑर्डर देना ही आता है आपको। खैर मुझे क्या, मुझे अपने काम से मतलब है। और वो धीरे से दरवाज़ा नॉक करती है। नायरा जो कि इस वक्त अंदर ही बैठी हुई थी और वहीं वह गहरी सांस भरते हुए धीरे से हिम्मत करके खड़ी होती है और आकर के दरवाजे को खोलते हुए कहती है, कौन? जैसे उसने बाहर किसी ऑफिशियल पहनी ड्रेस की लड़की को देखा था, वो थोड़ा हैरान होकर पूछती है, आप कौन हैं? एंड्रिया उसे कुछ भी बोलने या जवाब देने का मौका नहीं देती। वो तुरंत ही अंदर आती है और दरवाजे को बंद करते हुए कहती है, हेलो, तुम्हारा नाम नायरा है? अभी नायरा इस बात पर हाँ या ना बोल पाती, उससे पहले ही वो उसको गले लगाते हुए कहती है, हेलो नायरा, मैं एंड्रिया हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। वैसे भी तुम होने वाली वाइफ अंश मल्होत्रा की, तो ऑब्वियसली तुम्हारे बारे में सुनना इज़ वेरी नॉर्मल। तो तुम तैयार नहीं हो रही? नायरा जो जवाब देते हुए कहती है, हाँ तैयार तो होना है मुझे, पर अभी हो जाऊंगी। तैयार होने में कितना वक्त?
कि तभी एंड्रिया जो कहती है, कितना वक्त लगता है? अरे मुझसे पूछो, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। पर मैं प्रोफेशनल हूँ, तुम कहो तो मैं तुम्हें तैयार करूँ। ये सुनकर नायरा जो कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी तैयार कर दे, पर इतनी जल्दी अभी तो। तभी एंड्रिया टाइम दिखाते हुए कहती है, ओ कम ऑन, शाम के 7:30 बजने वाले हैं, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई हो। तुम्हारी वो जो दोस्त है, क्या नाम है उसका, जो किसी और की भी तो शादी है ना आज। ये सुनकर नायरा जो कहती है, अनु की बात कर रही हैं आप? ये सुनते ही एंड्रिया जो कहती है, हाँ हाँ उसी की बात कर रही हूँ। वो तो इस वक्त रेडी रूम में ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, बस थोड़ी बहुत मेकअप उसके बाकी है। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द तैयार कर दूँ, कम ऑन। नायरा भी ज्यादा कुछ सोचती समझती नहीं है। अब वो भी चुपचाप बैठ चुकी थी ड्रेसिंग टेबल के सामने, और वहीं सम्राट के कुछ कहे हुए स्टाफ्स जो कि सम्राट के हिसाब से नायरा का सारा कपड़ा वगैरह ले आकर के रूम में पहुंचा दिए थे, और साथ ही उसके मेकअप का सामान भी। सावित्री जी के अंडर में ये सारा काम हो रहा था, उन्हीं के देख रेख में। वहीं वो जैसे ही रेडी रूम में पहुंची थी, वो थोड़ा हैरान होकर कहती हैं, एक स्टाफ मुझसे नायरा का सामान मांगने के लिए आई थी, मुझे लगा नायरा को भी तैयार किया जा रहा होगा, कहाँ है वो? अनु जो ये सुनकर कहती है, वही तो पता नहीं कहाँ है वो, उसे तैयार नहीं होना है क्या? अब तो रात भी हो रही है, मुझसे बोलिए ना जल्दी तैयार हो जाए। सावित्री जी जो कहती हैं, रुको मैं देखती हूँ। वहीं इस वक्त एंड्रिया के साथ कुछ और भी स्टाफ लग चुकी थी नायरा को तैयार करने में। जैसे ही सावित्री जी नायरा के कमरे के अंदर पहुंची थी, उसको इस तरह तैयार होता देख करके वो खुश होते हुए कहती हैं, अरे वाह, तुम्हारे लिए तो अलग ही स्टाफ, लगता है अंश के। कि तभी एंड्रिया जो कहती है, हाँ हाँ अंश सर के ही अंडर में काम करती हूँ मैं, आप कुछ ऐसा ही समझ सकती हैं मुझे। नमस्ते आंटी। सावित्री जी इस बात पर खुश होते हुए कहती हैं, हाँ फिर तो ठीक है, अब उनकी होने वाली वाइफ है तो भाई हो सकता हो उन्हें अपने हिसाब से ही इसे तैयार करवाना हो। ये सुनकर नायरा जो जबरदस्ती का स्माइल कर गई, सावित्री जी की तरफ एक बार देखती और फिर से सामने की तरफ देखने लगती है, क्योंकि सिर्फ हकीकत नायरा को ही पता था कि अंश और नायरा के बीच चल क्या रहा है। इस वक्त अनु जो कि ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी, मेकअप आर्टिस्ट उसके बाल सेट कर रहे थे। वहीं 2-3 घर की लेडीज जो कि उसके आसपास खड़ी थी, और साथ ही कुछ लड़कियां जो कि उसकी अपनी कजन्स थी, वो प्यार से उसके पास खड़ी उसी को देखे जा रही थी। जिसमें से एक कजन जो कि अभी लगभग 16 साल की थी, वो सामने की तरफ देखते हुए कहती है, अनु दी जरा एक बार ऊपर तो देखो ना प्लीज। अनु जो पीछे मुड़कर देखते हुए कहती है, क्या है मॉम, देखो ना डिस्टर्ब कर रही है सब मुझे बार बार। जानवी जो अनु से कहती है, आज दुल्हन हो तुम, आज तुम्हें सब डिस्टर्ब करने वाले। मैं ये सुनकर वो कज़न जो कहती है, नहीं मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ आंटी, मैं तो बस इसके फ़ोटो क्लिक कर रही थी। अब क्या करूँ, जीजू लगातार मुझसे रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं, और घूस भी इतना अच्छा है ना, मना नहीं कर सकती हूँ। जैसे अनु ये सुनती है, वो तुरंत ही गुस्सा करते हुए कहती है, मम्मी इसका फ़ोन छीनो इसके हाथ से, सारा सस्पेंस खराब कर रही है। मैंने भी अभी तक उनको एक भी फ़ोटो नहीं भेजा है। मैं चाहती हूँ जब वो मुझे पहली बार देखे तो उनकी आंखें चमक उठे, पहले से ही सारा सस्पेंस खराब कर दोगी। मौसी आप तो फ़ोन ले लो ना इससे, अब देख रही हो ना अपनी बेटी को। वह इस बात पर वो लड़की जो कहती है, जूते मुझे ही चुराने हैं, अगर जीजू को खुश नहीं किया तो ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे मुझे। नायरा जो दूसरे रूम में तैयार हो रही थी बिल्कुल शांति से, इस वक्त उसके पास अपना कोई भी नहीं था, जिससे उसकी आंखें पूरी तरह से नम थी। आज उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा दिन था, जो शायद इतना बड़ा दिन था या कोई खिलवाड़, उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। और वो इन सारी बातों को सोच सोच कर बार बार इमोशनल हुए जा रही थी, जिसे एंड्रिया नोटिस करते हुए उसकी गाल पर धीरे से अपना हाथ रखते हुए कहती है, क्या बात है, परेशान हो तुम? देखो मैं तुम्हें जानती तो नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही अपनापन सा महसूस हो रहा है। और फिर वो धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, कम ऑन हम सेल्फी लेते हैं, शायद उससे तुम्हारा मूड थोड़ा अच्छा हो जाए। और वो ये बोल करके अपने हाथों में लिए फ़ोन को नायरा की तरफ करती है और दोनों एक साथ सेल्फी लेते हैं। नायरा तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, बस उसने अपनी पलकों को उठा कर एक बार कैमरे की तरफ देख लिया था, और ऐसे ही बहुत सारे पिक्स जो कैमरे ने क्लिक कर लिया था। और वह स्टाफ से कहती है, जल्दी तैयार करो, बस मेकअप तो हो गया है, अब चूड़ियाँ पहनाना बाकी है, और जो भी एक्सेसरीज है जल्दी जल्दी पहनाओ इसे। और वो कमरे के साइड में आकर के तुरंत ही वो सारे फ़ोटोज़ को किसी को सेंड करने लगी थी, और साथ ही टेक्स्ट करती है, सब कुछ रेडी है ना?
तभी दूसरी तरफ से कॉल आ गया था, जिससे एंड्रिया झटके से अपने ब्लूटूथ को निकाल करके अपने कान पर लगाते हुए कहती है, हेलो, इस वक्त कॉल करना सही नहीं होगा, कोई भी हमारी बात सुन सकता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जल्दी करो, ज़्यादा वक्त नहीं हमारे पास, बाहर सारे गेस्ट आ चुके हैं और पंडित भी आकर के मंत्र पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अर्जुन की बारात आएगी, उसी वक्त अंश को भी बुलाया जाएगा और एक बार अंश बाहर निकल गया तो बस हमें अपना काम तुरंत ही शुरू कर देना होगा। समझ में आई बात? एंड या जल्दी जल्दी अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ, आई जस्ट गॉट इट। ठीक है, मैं अपने काम में लग चुकी हूँ, बस नारा तैयार हो चुकी है और फ़ोटो देख लो तुम। सम्राट उन फोटोज़ को देखते हुए अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहते हैं, इतनी प्यारी लग रही है मेरी होने वाली बीवी, वाह। ये सुनते ही एंटिया थोड़ा अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, तुम्हें आपको ये थोड़ा अलग सा नहीं लग रहा? मतलब ऐसी बातें करना थोड़ा वियर्ड है, क्योंकि ये आपके होने वाली भाई की वाइफ है और आप इसे अपना। कि तभी सम्राट जी कहते हैं, ज़्यादा ज्ञान मत दो मुझे, जितना कहा है करने को उतना ही करना है तुम्हें। पिछली बार तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान गई थी, इस बार इतने नाटक क्यों कर रही हो? खुद को कहीं अंश का वाकई ही हम सफ़र तो नहीं समझ बैठी हो ना? और अगर तुम ऐसा समझ भी बैठी हो तो उसके लिए इस नायरा को तो रास्ते से हटाना ही होगा। और रास्ते से हटाने का मतलब उसे मारना नहीं, बल्कि उसे अपने कब्जे में लेना है। मैं उसे सच में बहुत खुश रखने वाला हूँ और अंश के लिए ये लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अंश के लिए तो कोई तुम्हारी जैसी मॉडर्न, क्लासी और स्मार्ट लड़की चाहिए जो उसके काम में उसकी मदद करा सके। देखो, शादी के दिन में मिस्टर ज़रूर काम ही कर रहे होंगे और इस वक्त अंश, जो कि वाकई ही काम ही कर रहे थे, अपने कमरे में बैठ करके अपने लैप पर लैपी रखे हुए वो बस अपने होठों में एक सिगरेट का कश लगाए हुए सामने की तरफ स्क्रीन पर देखते हुए अपने हाथों को बार बार कीपैड पर चलाए जा रहे थे। तभी उनके कमरे के बाहर कोई ज़ोर ज़ोर से खटखटाते हुए कहता है, अंश, बेटा दरवाज़ा खोलो। इस आवाज़ को सुनते ही अंश तुरंत ही सिगरेट को जाकर कैश ट्रे में डालते हैं और जल्दी से खड़े होकर के दरवाज़ा खोलते हुए कहते हैं, क्या हुआ और इतना जल्दी क्यों है आपको? जैसे ही इस वक्त शालिनी जी ने अपने बेटे को इस हालत में देखा था, वो उनको ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती हैं, तुम कहाँ से दुल्हा लग रहे हो? तुमसे ज़्यादा तैयारी तो सम्राट कर रहा है, जाकर के सीखो उससे कुछ। कितना सुंदर लग रहा है आज। जैसे ही अंश ने सम्राट का नाम सुना था, वो जोर से अपनी मुट्ठी कसते हुए कहते हैं, आप मेरे सामने उसकी तारीफ करने के लिए आए यहाँ पर? क्योंकि अगर आपको ऐसा करना है तो जाकर के उसके सामने करिए, क्योंकि उसकी तारीफ सुनकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। और कुछ? शालिनी जी जो अंश के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहती हैं, बेटा तुम ऐसे शादी करोगे? ये कपड़े अच्छे नहीं हैं। अंश ने अभी भी सुबह वाले कपड़े पहन रखे थे, जिसे देखते हुए वो खुद को एक बार देखते हैं और फिर अपनी मॉम से कहते हैं, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई बुराई है, फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ, कपड़े पहन लूँगा मैं बाद में। ये सुनते ही शालिनी जी, जो कि उनके लैपी की तरफ देखती हैं और तुरंत ही जा करके उनके लैपटॉप को बंद करते हुए कहती हैं, बहुत हो गया तुम्हारा काम काम काम, शादी है आज तुम्हारी, आज के दिन भी काम कर रहे हो। 2 घंटे में तुम्हारी और नायरा का एक साथ रिश्ता जुड़ने वाला है, ये तुम्हें कोई मामूली बात लग रही है? ये सुनकर अंश कहते हैं, नहीं, बहुत बड़ी बात है, इसी वजह से मेरा सिर फटा जा रहा है। आई थिंक आई जस्ट नीड कॉफ़ी मॉम। शालिनी जी, जो कि अंश की हरकतों को देखकर परेशान होते हुए कहती हैं, हे राम, मैं इसका क्या करूं? तुम सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कपड़ा भिजवा रही हूँ, मुझे 10 मिनट के अंदर तुम पूरी तरह से तैयार चाहिए। समझ में आ रही है बात? ये सुनकर अंश कहते हैं, 20 मिनट तो मुझे बाथरूम में लग जाते हैं, 10 मिनट में तैयार कैसे होऊंगा मैं? ठीक है, वैसे आधा 1 घंटा में देखता हूँ, तैयार हो जाऊंगा। शालिनी जी जो कहती हैं, इस लैपटॉप को तो मैं लेकर जा रही हूँ, नायरा की शादी से पहले उसकी सौतन आकर बैठी हुई यहाँ पर। ये सुनते ही अंश, जो अपनी मॉम को रोकते हुए कहते हैं, मॉम आराम से, वो कोई गुड्डा नहीं, आराम से लेकर जाइए। इस बात पर शालिनी जी अंश को घूरते हुए कहती हैं, कपड़ा भिजवा रही हूँ मैं, पहन करके जल्दी से तैयार हो जाओ। जाते जाते वो अपनी मॉम को देखते हुए कहते हैं, होप सो कि वो फॉर्मल कपड़ा हो, ज़्यादा ट्रेडिशनल हो तो मैं नहीं पहनूंगा, और हाँ, कुर्ता तो भिजवा मत दीजिएगा आप। अब नायरा का फाइनल लुक उसके ठीक सामने था। धीरे से एंड्रिया उसके चिन को उठा करके उसको खुद को शीशे में दिखाते हुए कहती है, देखो कितनी प्यारी लग रही हो। दुल्हन बनना सबके नसीब में नहीं होता है। तुम जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो जिस शख्स के साथ तुम्हारी शादी होने जा रही है ना नायरा। बहुत सारी लड़कियां सिर्फ ख्वाब देखती रह जाती हैं। अंश की बातें,
उनकी हरकतें, कितना मुश्किल होता है उन्हें भुलाना, जिसे आप दिल और जान से चाहते हो, मगर मजबूरी आपसे क्या कुछ नहीं करवाती। वैसे तुम बहुत लकी हो नायरा, और इस बात पर तुम्हें खुश होना चाहिए। इतना उदास क्यों हो? नायरा जो हल्का सा अपने चेहरे को उठाकर देखती है, जिससे उसके चेहरे पर लगे सारी ज्वेलरी जो कि हल्का हल्का शेक करना शुरू कर दी थी, और वहीं वो एंड्रिया का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मुझे डर लग रहा है। आप उस आदमी के बारे में शायद कुछ नहीं जानती। जैसे ही एंड्रिया ने यह सुना था, वो अपनी आंखों के आंसू को छुपाते हुए कहती है, उससे बेहतर उस इंसान को कोई नहीं जान सकता। उसने जितना टूट कर मुझे चाहा था, मैंने उतनी बुरी तरह से उसे धोखा दे दिया। मैं तो उसके साथ नजरें मिलाने लायक तक नहीं हूँ, पर उसे ये बता भी नहीं सकती कि उसे भूलने में मुझे कितना वक्त लग गया, और सच कहूँ तो अब तक मैं उसे भूल नहीं पाई हूँ। अब और ज्यादा अर्जुन जिससे भी तो वेट नहीं हो पा रहा था, वो भी अपनी मॉम से कहते हैं, oh, that's it. Come on, मुझसे ज़्यादा तो एक्साइटेड हैरिश है जाने के लिए। अब चलते हैं ना मॉम। आज हैरिश भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। उसके भी सर पर इस वक्त पगड़ी लगाई गई थी छोटी सी। कोट पहने वो भी बिल्कुल आज दूल्हे की तरफ से तैयार था चलने के लिए। और अब और ज़्यादा वेट ना करते हुए गायत्री जी और उनके हस्बैंड ने जयचंद्र से पूछ करके बारात निकाल दी थी। वैसे तो अर्जुन और अंश के मेंशन में ज़्यादा दूरी नहीं थी, अगल बगल ही घर होने की वजह से वो लोग बारात का एक चक्कर काटते हुए अब फाइनली अंश के घर के चौखट पर पहुंच चुके थे। बाहर से ही बहुत आलीशान तरीके से अब बारात का स्वागत होना शुरू हो चुका था। के कजन्स भी अब अर्जुन जी को लूटना शुरू कर चुके थे। वहीं अर्जुन जी के सामने इस वक्त एक मिठाई लाई जाती है उनके वेलकम के लिए। गोल्डन बाउल में लाई हुई यह खूबसूरत सी मिठाई देखने में जितनी प्यारी थी, अर्जुन ने जैसे उसे टेस्ट किया था, वो एकदम से अपनी आंखें बंद करते हुए कहते हैं, इसे पूरा खाना पड़ेगा। सामने की सारी लड़कियां जो जल्दी जल्दी अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती हैं, और नहीं तो क्या जीजू जी, वैसे कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या मिठाई में? तभी अर्जुन जी की नजर जो कि ऊपर की तरफ जाती है, जहाँ अंश आराम से बालकनी में खड़े अर्जुन को ही देख रहे थे। अर्जुन जो समझते हुए कहते हैं, आई गॉट इट, ये घटिया आइडिया किसका हो सकता है? साले आते आते गंदी वाली वेलकम कर दी। मैं गायत्री जी जो अपने बेटी की तरफ देखकर पूछती हैं, क्या हुआ तुम्हें मिठाई खाने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अर्जुन जो अपनी बगल में अपनी मॉम को देखते हुए कहते हैं, आपका लाडला जो अंश है ना, उससे पूछिएगा, अब हो गया, मुझे नहीं खाना पूरा मिठाई। लेकिन जबरदस्ती उनके मुंह में मिठाई ठूस दी गई थी, और इन सारे नज़ारे को अंश काफी आराम से एंजॉय करते हुए बालकनी पर टेक लगाए देख रहे थे। वहीं जल्दी जल्दी शालिनी जी भी उनके कमरे के अंदर आते हुए कहती हैं, हो गए तुम तैयार, चलो चलो बाहर चलो। जैसे ही उन्होंने अंश का हाथ पकड़ा था बाहर ले जाने के लिए, अंश उनको रोकते हुए कहते हैं, अरे पर मैं कहाँ जाऊँ बाहर, अभी मंडप में जब बैठने की बारी आएगी तब जाऊँगा आराम से। अभी तो ये स्टेज वगैरह की परफॉर्मेंस होगी ना, और मुझे ये जयमाल वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं नहीं कर रहा ये सब फालतू काम। उनके इस तरह की नौटंकी को सुनते हुए शालिनी जी अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, तुम मेरी माँ हो या मैं तुम्हारी माँ हूँ? रोकते हुए प्यार से अपनी पलकें झपकाते हुए कहते हैं, ऑब्वियसली आप ही मेरी माँ है, और मेरी माँ को मेरी फीलिंग समझनी चाहिए। मुझे ये शो ऑफ, ये जो बाकी दुनिया करती है वो करना नहीं पसंद है। शादी मतलब सिंपल चीज़, इतना शो ऑफ क्यों करना है? सिंदूर और मंगलसूत्र, दैट्स ऑल। इस बात पर शालिनी जी जो कहती हैं, मुझे तो लगा था तुम कहोगे कि इसकी भी क्या ज़रूरत है, बस एक पेन ले लो, एक पेपर ले लो, काम करते करते रजिस्टर फॉर्म में साइन कर दो, और मेरे सर्टिफिकेट पर साइन करने के बाद शादी तो हो ही जानी है। आज कहते हैं, नाउ यू गॉट मी मॉम, बिल्कुल यही कहना चाह रहा था मैं। शादी का मतलब यही होता है, और गवर्नमेंट भी तो ऐसे ही शादी को लीगल मानती है। शालिनी जी उनका हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए कहती हैं, बहुत हो गई तुम्हारी बातें, चलो मेरे साथ। आप स्टेज पर नहीं जाओगे तो फिर नायरा कहाँ तुम्हारे साथ ही बैठेगी ना। और देखो स्टेज पर 2 रॉयल चेयर रखवाए गए हैं, अगर तुम साथ में नहीं चले तो फिर नायरा भी नहीं बैठ पाएगी, उसका भी जयमाल कैंसिल हो जाएगा। ये सुनकर अंशु कहते हैं, तो एक काम करिए, वहाँ पर मेरा स्टैचू बनवा करके रख दीजिए, क्योंकि मैं तो नहीं जा रहा। एंड्रिया जो नायरा के रूम से बाहर की तरफ निकलती है और अगल बगल गैलरी में चेक करते हुए कहती है, अब तो सब लोग बाहर जा चुके हैं, काम शुरू करें। लेकिन तभी सम्राट जो अपने फ़ोन में कुछ देखते हुए कहते हैं, नहीं,
मेरा दुश्मन भाई तो अभी अपने कमरे में ही है और उसके चक्कर में चाची जी भी। उसके बाहर निकलने तक हम नायरा को नहीं लेकर जा सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, वरना उसको भनक लग जाएगी। एंड्रिया इस बात से हैरान होकर कहती है, तो फिर क्या करें? सम्राट जो कहता है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरी नायरा पर नज़र रखो, बाकी मैं देखता हूँ। और हाँ, उसे बाहर के कोर्टयार्ड में लाने की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है और पीछे से लेकर आना। अभी एक तरफ जहाँ शालिनी अपने बेटे को रिक्वेस्ट कर ही रही थी कि वो बाहर चले, तभी सम्राट भी अंदर आते हुए कहते हैं, अंश कहाँ, तुम यहाँ हो? सब लोग नीचे तुम्हें ढूंढ रहे हैं यार, चलो ना भाई नीचे चलते हैं। आज उनका लहजा इतना सॉफ्ट था कि अंश भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गई थी कि ये वाकई सम्राट की आवाज़ है या नहीं, क्योंकि जब भी सम्राट अंश से बात किया करते थे उनकी आवाज़ में एक अलग ही रौद्रपन होता था। शालिनी जी भी सम्राट को इतनी जिम्मेदारी निभाता देखकर खुश होते हुए कहती हैं, अब तो बड़ा भाई भी कह रहा है तुम्हारा, चलो ना। तभी सम्राट जो आकर के अंश का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, कम ऑन अंश, तुझे शायद पता नहीं है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो शादी करने के लिए तड़पते हैं, मगर उनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, और अगर तेरी हो रही हैं तो इसकी वैल्यू कर, वरना कहीं ऐसा ना हो। और ये बोलकर वो आगे बढ़कर अंश के कानों के पास आते हुए कहते हैं कि तेरे हाथ से यह मौका निकल कर किसी और के हाथ में आ जाए। और फिर वो क्या कहते हैं, फिर होवत पछताए, कैसे था वो चाची जी, वो कहावत जिसमें चिड़िया चुग गई खेत ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, वो का होवत पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। इस बात पर अंश को वो देखते हुए कहते हैं, एग्जैक्टली, फिर पछताने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा अंश बेटा, तो चलिए चुपचाप से बाहर। अभी अंश उनके साथ बाहर जाते उससे पहले सम्राट शालिनी जी से कहते हैं, आप जरा बाहर चलिए, मैं अपने भाई को कुछ समझा कर और उसके साथ थोड़ा अच्छे से तैयार करके लेकर आता हूँ। और वो अपने हाथ में अंश के बालों के लिए जेल लेकर के उनके बाल को सेट करते हुए कहते हैं, आज मेरा भाई दुल्हा बन रहा है, क्या बताऊँ, इतनी खुशी मुझे पहले कभी नहीं हुई अंश। तू जाकर स्टेज पर बैठेगा, सब लोग तेरी फोटोज लेंगे, और फिर भैया जो कहते हैं, हो क्या गया तुझे, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? इस बात पर सम्राट जी नाराज होते हुए कहते हैं, अरे यार तेरा बड़ा भाई हो, थोड़ी इज्जत कर लिया कर। अंश जो कहते हैं, गलती से बड़ा हो गया, दिमाग से तो वैसे भी छोटा है, और ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमारे अलावा और कोई नहीं है, तो किसको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि तुम मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा कूल है। सच बता, तेरे घटिया से दिमाग में क्या चल रहा है मिस्टर सम्राट मल्होत्रा? सम्राट जो तिरछे स्माइल पास करते हुए कहते हैं, अब देखो, अपने भाई की केयर भी नहीं कर सकता, तू मुझे कभी अच्छा समझा ही नहीं, हमेशा तेरा ना मुझसे आंकड़ा ही रहता था, वो भी 36 का आंकड़ा। खैर आज सारी बातों को भुलाकर हम एक नई शुरुआत करेंगे। तेरी जिंदगी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, आज मैं उसे तेरी जिंदगी से निकाल करके अपने दिल में उसे जगह दे दूंगा। ये सुनकर अंश जो उनकी बात को समझते समझते रह गए थे, क्योंकि तभी सम्राट जो बीच में कहते हैं, चल अब बहुत हो गया, चल, बाल तो सेट हो गया है, दिखने में तो वैसे इतना हीरो जैसा लगता है मेरा जो भाई है, आजा नीचे चलते हैं। और वो अब अपने हाथ में फ़ोन ले चुके थे। सम्राट जो उनके हाथ को पकड़ करके ज़बरदस्ती उन्हें नीचे की तरफ लाते हैं, और अभी वो बाहर की तरफ ले जाते जयचंद्र की तरफ उन्हें देखते हुए कहते हैं, वहाँ देख दादू जी, आज सारी दुश्मनी को भुला करके जाकर उनका पैर छू, उनसे आशीर्वाद ले, और फिर स्टेज पर जा कर के चढ़ जाइयो। तब तक मैं आता हूँ, मुझे थोड़ा सा इमरजेंसी आई है। और वो अपनी लिटिल फिंगर को दिखा करके एक आइविंग करते हुए अंदर की तरफ जा चुके थे, और तुरंत ही अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हुए अपने ब्लूटूथ को कान पर लगाते हैं, और तुरंत ही किसी को काफ़ी तेज़ कमांड देते हुए कहते हैं, तुरंत निकालो उसे। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, ओके गॉट इट। वहीं अब सारे स्टाफ को भी एंड्रिया ने बाहर भेज दिया था। नायरा जो कि एंड्रिया के साथ अकेले थी, एंड्रिया बाहर की तरफ आकर के अगल बगल देखती है, पूरा रास्ता क्लियर था, और वो तुरंत ही नायरा के पास आते हुए कहती है, तुम्हें डर लग रहा था ना? नायरा जो अपने सर को धीरे से हाँ में हिलाई ही थी कि तभी एंड्रिया उसका हाथ पकड़कर उसे जल्दी में खड़ा करते हुए कहती है, तो मेरे साथ चलो, जल्दी चलो। नायरा थोड़ा हैरान होकर पूछती है, पर कहाँ जाना है? मुझे कहीं नहीं जाना। एंड्रिया जो कहती है, अरे तुम्हें कैसे नहीं जाना? देखो अब तुम मंडप में बैठोगी, घबराहट इतनी ज़्यादा है, अब कहीं तुम्हें वहाँ पर वॉशरूम जाना पड़ गया तो एक काम करो, तुम वॉशरूम से हो लो, ठीक है? इस बात को सुनकर नायरा जो कहती है, पर मुझे वॉशरूम जाना ही नहीं है,
मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। ये सुनकर एंड्रिया जो कहती है, तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हें नहीं पता क्या हुआ था ना। एक बार की बात है, मेरी एक फ्रेंड थी, उसे भी वॉशरूम जाना था, पर वो बेचारी स्टार्टिंग में बोली नहीं और फिर उसे मंडप के बीच में उठना पड़ा। और कितना अजीब लगता है ना। इससे अच्छा तुम पहले ही चलो चलो आओ मेरे साथ। और वो उसे लगभग ज़बरदस्ती खींचते हुए अपने साथ साइड के एरिया में ले जाती है। अनु के कमरे से होते हुए अब नायरा और एंड्रिया जो कि सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे थे। ये दूसरे साइड की सीढ़ी थी जो कि बाहर के कोर्टयार्ड से अटैच थी। वो लोग नीचे पहुंचते हैं जिससे नायरा जो कहती है, वॉशरूम तो मेरे कमरे में भी था, यहाँ पर आने की। जहाँ पर इस वक्त वो लोग पहुंच चुके थे वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे, मगर सिक्योरिटी गार्ड तो वहाँ पर भी थे। लेकिन सम्राट के ब्लूटूथ को हल्का सा टच करते हुए कहता है, डोंट वरी, वो मेरे कार्ड्स हैं, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हें सिर्फ रास्ता देंगे। जल्दी निकलो, बाहर एक गाड़ी है, मैं भी निकल रहा हूँ इधर से। कर खड़ी हुई थी, उसे समझ में आ गया था कि कुछ तो प्रॉब्लम है। एंड्रिया जैसे उसका हाथ खींचने वाली होती है, नायरा अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, और ये कौन सी जगह है? मुझे यहाँ से नहीं जाना, वॉशरूम भी नहीं जाना, मुझे हटो। वो ये बोलकर जल्दी जल्दी अभी अंदर भागती, उससे पहले ही एंड्रिया आकर के उसके मुंह को जोर से पकड़ती है और अपने हाथ में लिए एक हैंकरचीफ को उसके मुंह पर लगाते हुए कहती है, आई एम सॉरी बेबी, बट मुझे ये करना पड़ा। वहीं अब सम्राट भी काफी तेज तेज दौड़ते हुए कोर्टयार्ड की तरफ ही जा रहे थे, लेकिन तभी बीच से क्रिश जो कि आराम से अपने पैंट को टाइट करते हुए उधर ही से बाहर आते हुए कहता है, ओह गॉड, हल्का होकर कितना मजा। आउच, क्या हुआ? सम्राट? क्रिश ने सम्राट को देख लिया था और जैसे ही सम्राट क्रिश की आवाज़ सुनते वो अपनी मुट्ठी कसते हुए कहते हैं, शिट, डैम इट यार, इतना प्लान करने के बाद भी ये यंश का कुत्ता यहाँ क्या कर रहा है? वही इस बात पर क्रिश कहता है, किसका कुत्ता मर गया? क्या हुआ भाई? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उधर नहीं जाना है, शादी इधर चल रही है। और फाइनली आज अंश सर सबके सामने दुल्हा बने। हाँ, माना कि वो ब्लैक कोट में ही है, लेकिन कम से कम पहना तो है कम से कम कुछ ट्रेडिशनल। इस बात पर सम्राट जो कहते हैं, हाँ हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, सेल्फी ली तूने उसके साथ? क्रिश जो कहता है, हाँ यार सेल्फी ले लेता हूँ, वैसे भी अंश मल्होत्रा के साथ सेल्फी लूँगा तो अब उनकी तो शादी हो जाएगी, फिर बाकी की लड़कियाँ मुझ पर ही तो लट्टू होने वाली हैं, फिर शायद मेरी भी सेटिंग हो जाए। वैसे गुड आइडिया, आप भी चलो मेरे साथ सेल्फी लो। लेकिन सम्राट अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, पहले मैं थोड़ा सा निपट लूँ। और फिर से वो अपनी लिटिल फिंगर को दिखा दिए थे, जिससे क्रिश कहता है, हाँ हाँ आराम से, हल्का होकर आओ, फिर आराम से सेल्फी लेना, और हाँ हाथ धुल कर आना, सर को गंदगी पसंद नहीं है। सम्राट जो मुँह बनाते हुए कहते हैं, दैट्स सो डिस्गस्टिंग। हाँ बिल्कुल। और ये बोलकर वो जल्दी से अब कोटी जल्दी वो भी बैकयार्ड में आ चुके थे, जहाँ पर पहले से ही बाहर गाड़ी मौजूद थी। वहाँ एंड्रिया जो पहनते हैं और ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहते हैं, यस फाइनली। वो जैसे अभी गाड़ी स्टार्ट किए थे, रियर व्यू मिरर से वो नायरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, इससे क्या हुआ है? एंड्रिया अपना कान पकड़ते हुए कहती है, सॉरी बॉस, बट मुझे करना पड़ा ये, वरना ये बहुत नाटक कर रही थी। आई होप कि जब तक हम उस जगह पर पहुँचेंगे तब तक इसे होश आ जाएगा। आखिर क्या करने वाले थे सम्राट और एंड्रिया मिलकर नायरा के साथ? आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होगा, और जब पता चलेगा अंश को कि सम्राट ने कितनी घटिया चाल चली है तो क्या करेंगे वो उसका। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला, और सुनते रहिए शादी पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।